नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार ने शपथ लेते ही पहला जो फैसला किया है, उसमें उन्होंने आरक्षण में आरक्षण यानी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, शेड्यूल कास्ट जो आरक्षण है, उसके अंदर जो अति दलित, अति वंचित जातियां हैं, उनको आरक्षण देने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसको लागू करने का काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने किया है अपनी पहली कलम से पहली मीटिंग में। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से जो वायदा किया था कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे, उसको उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया है। तो ये क्या मुद्दा है, क्यों इतनी ज़्यादा इसकी चर्चा है, इसका जितना ज़्यादा समर्थन लोग कर रहे हैं, इसकी डिमांड जितनी ज़्यादा कर रहे हैं, उतना ही इसको लेके विरोध भी एक अलग पक्ष में दिखाई देता है। तो ये विरोध क्यों है, ये समर्थन क्यों है, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका राजनीतिक क्या प्रभाव है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुलदीप कुमार शोधार्थी हैं और जर्नलिस्ट हैं और डाटा को लेकर काम करते हैं। कुलदीप कुमार ने इस मुद्दे के शुरुआत से लेके अब तक के जो भी एस्पेक्ट रहे हैं, जो जो भी इसमें डेवलपमेंट हुई है, उन सबको फॉलो किया है। तो इनसे बात करेंगे इस मुद्दे को लेके, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये हमारी इस चैनल के लिए पहली वीडियो है। शुभकामनाएं जी, तो अपना समर्थन आप जरूर हमें दीजिएगा। और दो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। पहला अनुरोध तो ये है कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि हमारी जो कुछ कमियां रहे उनके बारे में भी आप बताओ और इस मुद्दे पे और क्या आप कहना चाहते हो उसके बारे में भी आप अपने कमेंट दें। तो ये पहली चीज आपसे निवेदन है कि आप इसको पूरा देखें। और दूसरा निवेदन ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं, तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपने मुद्दे पे वापस लौटते हैं और कुलदीप से बात करते हैं कि ये जो आरक्षण में आरक्षण का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया, क्या इसके वैधानिक पक्ष हैं, क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, ये असल में मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार सर। और सर की पहली वीडियो है, आप चैनल पे बने रहिएगा, अच्छा कंटेंट इस पे आएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो सर अगर हम आरक्षण के मुद्दे की बातचीत करें तो शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन को लेके एक लोगों में भ्रांति है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, संविधान से आया है। आपको बता दें कि जो शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन है वो संविधान से नहीं आया, उससे भी पहले से लागू है। जब बी आर अम्बेडकर थे तो 1942 के आसपास ये व्यवस्था, जब जनगणना हुई थी उसके बाद ये व्यवस्था लागू कर दी थी। तो एजुकेशन में उस तरीके से आ गया था, आजादी से भी पहले शेड्यूल्ड कास्ट का। और उस टाइम पे ये लोगों ने आत्मसात कर ली थी ये चीज कि भाई क्योंकि ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके साथ जातीय रूप से भेदभाव हुआ है, तो उसी भेदभाव के आधार पर इनको आरक्षण एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो समाज में जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को की खाई को पाटने के लिए बिल्कुल ये आरक्षण का प्रावधान आजादी से पहले ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने दे दिया था। तो सबसे पहला मिथक तो आप ये अपना तोड़ लीजिएगा कि ये ज्यादातर ये जब भी आरक्षण की बात होती है कि संविधान से आ गया, और हम बी आर अम्बेडकर को लेकर काफी लोग ट्रोल करते रहते हैं। तो ये बी आर अम्बेडकर की वजह से ही आया था, लेकिन संविधान से भी पहले आया था, आजादी से भी पहले आया था। अब हम बात करते हैं कि जो आज का मुद्दा है कि आरक्षण का वर्गीकरण का जो मामला हरियाणा में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का सर आदेश आता है, उसमें वो वर्गीकरण के जो मामला था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट में डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की उन्होंने बात की थी और डायरेक्शन दी थी कि भाई सभी सरकारें इसको लागू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन करता है, लागू करना ना करना वो स्टेट की जिम्मेदारी है या उसकी मर्जी है। तो उसमें दो चीज थी, एक तो वर्गीकरण का मामला था, दूसरा जो कमेंट था वो क्रीमी लेयर को था।
क्रीमी लेयर का जो कमेंट था उस पे दोनों ही जो कम्युनिटी थी, जो एससी और एससीबी वर्ग है, जो अदर शेड्यूल्ड कास्ट है जिसमें चमार जाति या जो बाकी उसकी जो जुड़ी हुई जाति है वो आती है, और डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी जाति है उसमें डीएनटी भी आते हैं। हरियाणा की बातचीत करें तो सभी ने एक तरफा इसका विरोध किया था कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए, और जिस तरीके से ओबीसी में है, क्योंकि क्रीमी लेयर लागू होगा तो एक पिरामिड बनता हुआ चला जाएगा, और जो लोग पढ़ के आगे जाएंगे तो फिर वो ए क्लास और बी क्लास की नौकरियों में तो उनके बच्चे जा ही नहीं पाएंगे। मतलब तो जो एक बार नौकरी में आ जाएगा, हाँ, मतलब वो फिर दोबारा उसकी जनरेशन को जो उसके है जी। उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और इसको लेकर बहुत सारी भ्रांति है, आप भी हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, लेकिन इस पे किसी और दिन बात करेंगे हम कि क्रीमी लेयर का क्या मसला है सर। जी। तो अभी जो वर्गीकरण का मामला था, तो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद हरियाणा सरकार ने और अलग अलग सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी। और क्योंकि ये मामला हरियाणा में नया नहीं था, अगर हम भजनलाल सरकार की बातचीत करें तो सबसे पहले उन्होंने लागू किया था। उसी समय जो है कि गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और गुरनाम सिंह कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये पाया गया था कि बहुत ज्यादा गैर बराबरी थी, जो शेड्यूल्ड कास्ट में जो वंचित अनुसूचित जातियां है उनमें बहुत कम प्रतिनिधित्व है, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है सरकारी नौकरियों में। तो सबसे पहले मैं सर बता देता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट और डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का क्या मामला, कितना प्रेजेंटेशन है उनका, कितनी पॉपुलेशन है जी। तो हम इसमें बातचीत करें। जो अभी रिपोर्ट सबमिट की है एससी आयोग ने हरियाणा सरकार को, तो उसमें लगभग 47.60% ये जो एससी जो अदर शेड्यूल्ड कास्ट है, जिसमें चमार, जटिया चमार, रेगर और सर इसमें रामदासिया, रविदासिया, जाटव, तो ऐसी मोची, तो ये कुछ जाति है, उनका जो प्रतिशत है वो सर 47.60% के आसपास है। उसके अलावा अदर जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट है वो 36 जातियां है, जो कल भी जो डाटा आया है, तो उन 36 जातियों की अगर हम बात करें तो उसमें सर वाल्मीकि है, उसमें दानक है, उसमें खटीक है सर, उसमें सासी है, तो ऐसी सपेरा है, बाजीगर है, तो जो डीएनटी डिनोटिफाइड ट्राइब है जी, हरियाणा में शेड्यूल्ड कास्ट और जो एसटी है वो मिक्स है। रिजर्वेशन है, क्योंकि एसटी की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो उसका कंबाइंड रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो इसी के अंदर आते हैं। तो डीएससी में डीएनटी मतलब डिनोटिफाइड ट्राइब, वाल्मीकि, दानक, ये 36 जाति है, और उनका प्रतिशत अगर हम देखें तो 52.40% उनकी जनसंख्या है। तो अगर लेकिन पूरे हम उसमें देखें कि हरियाणा में कितने प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के पास जो है, अभी हम इसमें आते ही नहीं है कि अदर शेड्यूल्ड कास्ट कितनी है डीसी के पास, हम सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट पे आ जाते हैं। जी, जी, जी। तो ग्रुप ए की बात करें तो ये बहुत चौंकाने वाला है, इस पे भी हम बात करेंगे जब एससी और डीएससी को छोड़कर, ये इससे भी बड़ा मसला है सर, जब बैकलॉग की बात आती है उस पे हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन पहले ये मुद्दा समझाना है तो इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। जी। तो हरियाणा में हरियाणा सरकार का ही डाटा है, उन्होंने पेश किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2% शेड्यूल्ड कास्ट के पास ए ग्रुप की नौकरी है सर। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 20% से ज्यादा, 22 के आसपास है, ज्यादा पॉपुलेशन है, हाँ जी। लेकिन उनका भागीदारी कितनी है? 2% है ग्रुप ए में। और ग्रुप बी की बात करें तो सिर्फ 12% है सर। 5,855 लोग जो है ना कि सरकारी नौकरियों में ग्रुप बी में, और ग्रुप ए में सिर्फ 928 है पूरे शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूं। और ग्रुप सी की बात करूं तो 63% है, टोटल का 63%। इसमें हम देखें तो 31,000 सिर्फ 244 है सर। और इसमें हम बात करें तो ग्रुप डी की बात करें तो 11,126 मतलब 23%। मतलब ग्रुप ए के बहुत कम लोग जो है ना कि सरकारी नौकरी, टोटल जब हम शेड्यूल्ड कास्ट की नौकरी देखते हैं उस शेड्यूल्ड कास्ट में सिर्फ उस जितनी नौकरियां उनमें से सिर्फ 2% लोग ही जो है ना कि ए ग्रुप में है, उनके 12% बी ग्रुप में है। तो टोटल अगर हम इसमें डाटा देखें तो अभी जो पेश किया है सरकार ने, अगर हम गुरनाम सिंह कमीशन से मैं कंपेयर करके इसको बताऊंगा कि अभी जो डाटा आया है सर, इसमें ग्रुप ए में टोटल 928 है, जिसमें अदर शेड्यूल्ड कास्ट जिसमें चमार है या जो बाकी जातियां हैं उसमें 6 जातियां हैं, हाँ उसमें 635 है। अच्छा। और डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट में ये कुल मिला के 293 है। ग्रुप ए की बात है ये, मतलब लगभग 3 गुना ये बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसी में हम गुरनाम कमीशन की बातचीत करें, जब आया था कि 1994 से पहले क्या स्थिति थी, तो जब भजनलाल की सरकार ने दिया, उसके बाद बंसीलाल की सरकार आई, उसके बाद चौटाला की सरकार आई तो बना रहा, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो बाद में वो हाई कोर्ट में मामला गया,
फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो वो जो एससी और एससी बी का वर्गीकरण हुआ था उसको निरस्त करके सिर्फ जो शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन था उसको कम्प्लीटली वो कर दिया था। तो उस समय पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन दी थी इसको रद्द करने की, चमार महासभा इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि ये जो आरक्षण में आरक्षण की बात है ये गलत है, ये समाज को बांटने वाली है, इसको निरस्त करना चाहिए। तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें क्या ज्यादातर जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं कि कोर्ट इमोशंस पे नहीं चलता। तो उस समय जो फैक्ट रखे गए, जो मौजूदा सरकार थी, आपको भी पता है कि सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो जिस तरीके से उस तरीके से फैक्ट रखे गए, जज ने जो डिसीजन दिया, हम उस पे कोई कोर्ट के उस पे टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये क्योंकि आंकड़े हमारे सामने थे तो उस टाइम पे वो निरस्त कर दिया गया, जो कि मांग थी, जो बाकी की सरकारों ने लागू किया था। और उस समय अगर हम ग्रुप ए की बात करें, 1994 से पहले की बात है ये, गुरनाम कमीशन आने से पहले की, तो सर ग्रुप ए में 121 थे जो एससीबी कैटेगरी थी, जो आज अदर शेड्यूल्ड कास्ट है, और उस समय डीएससी के सिर्फ 26। ग्रुप ए में भी तो बहुत ज्यादा अंतर था। ग्रुप बी में 368 और 31 का, और ग्रुप सी में 16,608 और 1848, तो बहुत बड़ा गैप था। और जब 10 साल में जब ये एससी और एससीबी लागू हुआ, तो उसके बाद जब 1994 से 2005 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें ये गैप जो है ना कि बहुत कम हुआ। उस समय के उस अंतराल के बीच की बात करूं तो 36 जो है ना कि अदर शेड्यूल्ड कास्ट से जो एससी बी बोला जाता था, और एससी में ए में 36 जो डीएससी था, तो ये बिल्कुल बराबर की स्थिति पे आ गया। और 385 ये ग्रुप बी में आ गया, और ग्रुप सी में 5,781 से लेके 6,013। तो ये लगभग 10 साल का जो एससी और एससी बी का था, तो जो डीएससी समाज था, जो वंचित अनुसूचित जाति था, उसका एक रिप्रेजेंटेशन आया सरकारी नौकरियों। अगर एक लाइन में हम आपको कहें तो उसमें ये सामने आया कि जब आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, एससी ए और एससी बी का आरक्षण अलग नहीं था, तब तक साझे आरक्षण में जो वंचित दलित समाज है उसको बहुत कम प्रतिनिधित्व मिल पा रहा था। और जब बाद में इसको अलग अलग किया गया और उनको अलग से उनको वेटेज देना शुरू किया गया, तो फिर वो लगभग बराबर पे पहुंच गए। तो ये अब तक की स्थिति हमारे सामने, और अभी तक की ये स्थिति है जो एससी आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है अभी अगस्त के महीने में 2024 में, उसी के बाद सरकार ने ये तय किया था। तो उसमें भी स्थिति स्पष्ट है कि एससी और डीएससी का जो है उसमें अंतर फिर बढ़ गया। मैं बता रहा हूँ कि 635 से वो 293 पे आ गया ए ग्रुप में, 4257 से यहाँ 1598 पे आ गया ग्रुप बी में, 19,552 ग्रुप सी की बात है तो यहाँ 11,292 आ गया। ग्रुप डी की बात करें तो 4795 से लेके इधर 6331, यहाँ जो है ना कि थोड़ा ज्यादा प्रतिनिधित्व है डिप्राइव्ड शेड्यूल, वो दिखाई दे रहा है असल में, क्योंकि सफाई कर्मचारी डी ग्रुप में ज्यादा होते हैं, वो एक ही वाल्मीकि समाज से ज्यादा आते हैं, हमें पता है, या पीएन की जो पोस्ट है। तो ये स्थिति है। और जो अभी वर्गीकरण का मामला है, तो बीजेपी सरकार ने इलेक्शन से पहले वादा किया था, और एक तरीके का वोट भी सर, ये वोट बैंक की भी राजनीति है कि क्योंकि 68% वोट जो है ना कि सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे आया था लोकसभा में, कांग्रेस को मिला था। और हम जब इलेक्शन को लेकर बातचीत करे तो यही करे थे कि जिस तरफ शेड्यूल्ड कास्ट का या डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का वोट जाएगा, उस तरफ जो है ना कि सत्ता जाएगी। तो बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया, तो बातें ये भी आई थी, कांग्रेस को भी अप्रोच किया था लोगों ने, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत हल्के में लिया, इसको उठाया नहीं। लेकिन जब बीजेपी सरकार की तरफ अप्रोच किया तो उन्होंने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और उन्होंने घोषणा की। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं सर। मतलब आप क्या समझते हैं, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया है और लोगों से बात की है, विशेषज्ञों से भी बात की है, स्कॉलर से भी बात की है, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति, ये जो विधानसभा चुनाव हरियाणा का हुआ, तो इसमें पोलराइजेशन हुआ, जो वंचित दलित समाज है उसका बीजेपी के पक्ष में, किसको लाभ मिला इसका? बिल्कुल सर, अगर हम फिर सीएसडीएस का अब की बार का जो डाटा देखें, जो उन्होंने 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो डाटा इकट्ठा किया था अपना, मतलब प्री पोल सर्वे बोलते हैं उसको, उसमें साफ निकल के आया कि अब की बार जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट है उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। और उसका रीजन ये आप देखोगे कि पहले, क्योंकि उनकी नाराजगी डबल हो गई, एक तो नाराजगी ये हो गई कि
2000 जब हुड्डा सरकार आई थी तो उन्होंने ये निरस्त कर दिया था। और दूसरी नाराजगी डबल होकर ये होगा कि अब की बार भी कांग्रेस ने वो मुद्दा नहीं उठाया और बीजेपी ने वो मुद्दा उठाया, तो वो वोटर है जो है कि शिफ्ट हो गया। जो पार्टी उनके मुद्दों को उठाती है, जो उनके हित की बात करेगी, तो वहां लोगों ने वोट किया सर। तो दो चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। पहली हमने बात की कि ये कितनी कितनी जातियां हैं, तो कुलदीप ने बताया कि 6 जातियां हैं जो SC B में आती हैं, और जो SC A है जिसको हम डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें 36 जातियां हैं हरियाणा की। तो 36 जातियों में लगभग 47% दलित आबादी जो है जी सर। उसको इसका फायदा मिलने जा रहा है सीधे सीधे नहीं नहीं, जो 36 है वो 52 है सर। अच्छा, 52 वो है। मेजोरिटी में। जी जी जी, तो 52% जो दलित समाज है उसको इसका फायदा मिलने जा रहा है सीधे से। तो एक बात तो हमने ये की। दूसरी बात, जो आंकड़े कुलदीप ने रखे हैं, उन आंकड़ों से ये निकलता है कि शिक्षा में और रोजगार में और आर्थिक सामाजिक जो समानता असमानता की खाई है उसको पाटने में जी सर। इस तरह का जो वर्गीकरण है वो लाभदायक साबित हुआ है अभी तक का। मैं कल ही बातचीत कर रहा था, इसमें 3-4 पहलू है अगर हम देखें तो। एजुकेशन में जो रिजर्वेशन था वो 2020 में ही हायर एजुकेशन ने दे दिया था हरियाणा में, लेकिन जॉब्स में नहीं था। तो जब एजुकेशन को लेकर बातचीत हुई तो कुछ युवा जो वंचित दलित समुदाय से आते हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पहले रिसर्च स्कॉलर ही नहीं होते थे यूनिवर्सिटी में, बहुत कम मात्रा में होते थे। आजकल रिसर्च स्कॉलर या क्लास में जो है ना कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट से भी बच्चे आने शुरू हो गए रिजर्वेशन की वजह से। और वो कह रहे हैं कि जैसे ही जॉब्स में भी रिजर्वेशन मिलेगा, जैसा वादा किया अभी बीजेपी सरकार ने पहले कैबिनेट में पास किया है, तो उसका प्रोसीजर ये है कि वो ड्राफ्टिंग होगी, उसके बाद विधानसभा में जाएगा, फिर गवर्नर की मोहर लगेगी, फिर वो पूरा बन के सामने आया। अगर वो आया तो घोषित मतलब बिल्कुल हम देखेंगे कि एक रिप्रेजेंटेशन हमें वहां मिलेगा। तो नौकरियों में भी, शिक्षा में मिल रहा है, तो रोजगार में मिलेगा, तो वो आर्थिक उनकी स्थिति भी सुदृढ़ होगी, और आर्थिक स्थिति जब सुदृढ़ होगी तो उनका सामाजिक जो जो दुराव है बाकी समाज से वो भी कम होगा, और जो हाशिए का समाज जिसको हम कहते हैं वो हमारे समाज के केंद्र में उसकी स्थिति होगी और बहुत मजबूत होगी। तो ये बात इन्होंने कही है। इसका राजनीतिक प्रभाव जो है हरियाणा के आने वाले समय में क्या हरियाणा के समाज पे इसका पड़ने जा रहा है, इस पे क्या? तो राजनीति से पहले मैं सर एक और पहलू पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो सबसे जरूरी है। डीएससी और अदर शेड्यूल्ड कास्ट के बीच ये मामला उलझ गया। लोगों को लग रहा है कि इन दोनों की जो यूनिटी है वो भंग हो जाएगी, इससे वो हो जाएगा। देखो, जो भी सरकार आती है वो अपने चुनावी समीकरण जरूर बदलती है और कुछ सरकारें काम भी करती है। तो इस जो ये काम किया, इसका निश्चित तौर पर डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का जो 50% से भी ज्यादा वोट है वो हमेशा के लिए जो है कि बीजेपी की तरफ चला जाएगा। अगर कांग्रेस या अदर पार्टियां इस कम्युनिटी में अपने अच्छे लीडरशिप पैदा नहीं करेगी। आज भी हम देखते हैं ओबीसी में लीडरशिप नहीं होती पार्टियों की, एससी में नहीं होती, और डीएससी में तो आप भूल जाओ, और डीएनटी की तो बहुत लेट बात होती है। तो वहां लीडरशिप ही नहीं है। जब किसी पार्टी की किसी समुदाय में लीडरशिप ही नहीं होगी तो वो उस समुदाय का वोट कैसे ले सकता है? वो अपने नेता को वोट करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि सर मामला डीएससी और अदर जो शेड्यूल्ड कास्ट है इसमें उलझ के रह जाएगा। उससे भी बड़ा मामला यह है कि जो हमने प्रतिनिधित्व देखा, अब आप देखोगे कि इसमें टोटल जो है ना कि 928 ही है। क्या सिर्फ 928 ही हरियाणा में ए ग्रुप के जो है ना कि ऑफिसर है वो 20% है? तो इनका जो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की जब बात आती है, जब कांग्रेस भी बात करती है कि हम जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको देंगे, तो 20% तो कम से कम उनका हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे BCD ग्रुप में होनी चाहिए। लेकिन मामला क्या है कि अब मामला, पहले जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई होती थी बैकलॉग को लेकर। यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट में, सब जगह बैकलॉग खाली है। जब भी रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट आता है, जॉब के लिए जाता है, चाहे वो ओबीसी आ जाए, चाहे वो एससी आ जाए, चाहे डीएससी आ जाए, उसको एनएफएस घोषित कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। वो कहीं से बड़ा उसको नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर देते हैं। इस लड़ाई में थोड़ी सी मुझे लग रहा है अगर यूनाइट नहीं हुए तो ये लड़ाई थी बैकफुट पे चली जाएगी। और जो यूनाइट, क्योंकि ओबीसी समुदाय इतना यूनाइट नहीं है, ये सच्चाई है, वो यूनाइट होके लड़ता भी नहीं है। और जो लड़ता था वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का समुदाय था, समाज था, जो यूनाइट होके लड़ता था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को अपहोल्ड करता था। और जो यूनिवर्सिटीज में या सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग की बात है,
उसको लेकर लड़ता उसके लिए आवाज उठाता था। तो जो बैकलॉग की आवाज थी, वो बैकलॉग की आवाज मुझे लग रहा है कि इस जो नई राजनीतिक चाल चली है बीजेपी ने, उससे कहीं धुंधली हो जाएगी। लेकिन ये तो रिजर्वेशन डीएससी और एससी तो हो, लेकिन इसके बाद भी जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहां बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है। जब भी कोई शेड्यूल्ड कास्ट का या ओबीसी से कोई जाता है, या ईडब्ल्यूएस के देखें, ईडब्ल्यूएस को भी हम देखेंगे बहुत जगह वहां पोस्टें ही नहीं भरते। तो ये जो नैरेटिव है, मुझे लग रहा है कि ये इससे भी बड़ा सवाल है कि जो बैकलॉग का है, अगर इसको लेकर सभी समाज इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि फिर जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो सामने आएगा। ये बिल्कुल ठीक कही आपने बात कि अगर हम सामूहिक तौर पे लड़ाई लड़ते हैं तो जाहिर है कि उसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा, और खास तौर पे जो वंचित समाज है उसको मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई, अभी कहा जा रहा है कि ये लड़ाई कमजोर करने के लिए ही ये बंटवारा किया गया है, और लड़ाई कमजोर करने के लिए इसीलिए जो एक पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है लगातार, और वो विरोध भी कर रहा है उन्हीं तर्कों पे, जिन तर्कों पे आरक्षण देने का विरोध किया जा रहा है। जी सर। मतलब एक विरोध है हमारे समाज में कि जो एक वर्ग है जो वो देता है, सरकार को टैक्स देता है, उसके टैक्स की गाढ़े खून पसीने की कमाई को आप कुछ ऐसे लोगों में बांट रहे हैं जो लोग उतने सक्षम नहीं है, उतने काम नहीं कर रहे, पढ़ाई में आगे नहीं आ रहे, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, आप अक्षम लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। एक तो ये विरोध है जो आरक्षण को लेके है, वो अभी इस समाज में भी आगे दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो विरोध है वो ये है कि बहुत साल हो गए, अब तो आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, सब बराबर हो गए हैं। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो समाज में आरक्षण के खिलाफ जो तर्क गढ़े जाते हैं उन तर्कों से संचालित होती है। तो यही तर्क हमें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सर, एक तो हम ये बात जान ले कि आरक्षण जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा इन सरकारों की जरूरत है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं भूल सकते। लेकिन जब भी अफर्मेटिव एक्शन की बात आती है, रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, इंडिया में नहीं दुनिया की बात है सर, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बेकार की बात है जो हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका वेलकम करना चाहिए। वो जो दूसरी लड़ाई है वो यूनाइट होकर लड़नी चाहिए। आप वही तर्क दे रहे हो जो पहले दिए जाते थे रिजर्वेशन के, मतलब आप क्या कह रहे हो? मतलब रिजर्वेशन की जरूरत क्या थी भाई? रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए ही था ना। आप तो जस्टिफाई कर रहे हो ना कि वो आगे नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कमी है उन समाजों में। उनके आप घर जाके देखो, उनके वो झोपड़ियों में लोग रहते हैं। आप डीएनटी समुदाय में बहुत सारे तो घुमंतु प्रजाति है इसमें। आप देखो घुमंतु जो लोग है वो डेरों में या कहीं कहीं आपको आज यहाँ है कल वहां, वो लोग है। मतलब आप वही तर्क दे रहे हो जो तर्क पहले रिजर्वेशन के अगेंस्ट में दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाई वाली बात नहीं है। और ये बात जरूर है कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो इसको डाइल्यूट कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ आप वेलकम करो, वो आपके साथ आके खड़े होंगे। आप उनके जो चलो वो मान लेते एक टाइम के लिए कि सरकार जो है कि डिवाइड चाहती है, लेकिन आप क्यों डिवाइड चाह रहे हो? आप वेलकम करके उनको यूनाइट कर लो। आप उनको बैकलॉग पे लड़ सकते हो, आप उनको लेकर क्रीमी लेयर पे लड़ सकते हो। लेकिन जो 10% वो आपके ही तो समाज के लोग हैं, और ये बिल्कुल आंकड़े ही बता रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। अगर वहां से कुछ लोग निकल के मुख्य धारा में आएंगे तो वो कितना टैलेंट आएगा, कितने लोग आएंगे, उनका भी तो प्रतिनिधित्व आएगा। मुझे लग रहा है कि ये सारी लड़ाई जो है ना कि मैं वर्सेस अदर की है, कि मुझे नहीं मिला तो बाकी को भी नहीं। और मुझे लगता है कि रिजर्वेशन को लेकर जब भी बात होती है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, जब इसको हम टेक्निकली हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोलते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है जैसे एससी बीसी और डीएससी इस तरीके से, और जब विद इन कास्ट रिजर्वेशन होता है तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। तो मुझे लग रहा है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का वेलकम होना चाहिए, और इसके अलावा जो बैकलॉग की लड़ाई है उसको यूनाइट होकर लड़ना चाहिए। मतलब जो समाज में बंटवारे की बात की जा रही है कि एससी समाज को बांटने की कोशिश की गई, ये एक पासा फेंका गया उसके लिए। तो मुझे लगता है कि जो कुलदीप ने जो बात बताई है मैं उससे सहमत हूँ कि पूरे एससी समाज को, और बल्कि एससी समाज को ही नहीं, जो लोग इस समाज में गैर बराबरी को खत्म करना चाहते हैं, जो बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं, उन सारे लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। और जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे जो नागरिक
आजादी का सुख हासिल करने में बहुत पीछे रह गए हैं, बिल्कुल। उन तक वो फायदा नहीं पहुंचा है, तो उन तक वो फायदा पहुंचाने की हम सबको सम्मिलित होकर मिलके कोशिश करनी चाहिए। इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ। हम्म, जब 1994 से 2005 तक एससी और एससी भी बना, हम्म, अगर डिवाइड होना होता तो उस टाइम पे हो जाते यूनाइट। आप देखोगे कि जब अप्रैल में भारत बंद हुआ, जब जो एससी एसटी एक्ट को लेकर कमजोर करने की कोशिश की गई, जो फैसला आया, उसके खिलाफ पूरा एससी समुदाय सड़कों पे उतरा। बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो उन 10 साल में बहुत ज्यादा डिवाइड हो नहीं चुका होता। हाँ। तो इससे मुझे लग रहा है कि किसी को रिप्रेजेंटेशन जब दिया जाता है उससे कोई चीजें डिवाइड नहीं होती। हम मन से डिवाइड हो जाते हैं, हम इंटरनली हमारी जो सोच है उससे डिवाइड हो जाते हैं, बल्कि उससे तो और मजबूत होने चाहिए। वो आपके सामने बराबर आके बैठेंगे, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक्चुअली क्या है सर, ये इस समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है। हमारे अंदर हायरार्की होती है। आप मुझसे बड़े हो, इस जिस समाज में हम रहते हैं, तो एक हायरार्की होती है, वो कास्ट की भी हायरार्की है। वो हम ये नहीं कह सकते कि ओबीसी में तो बिल्कुल सब बराबर है। जो थोड़े बीसीबी वाले वो बीसीए वालों से अपने आप को ऊंचा समझते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट में हम देखेंगे कि जो एससी और एससीबी वाले वो उनको, उसमें भी एससीबी में भी जब आप जाओगे विद इन महाकास्ट होगी, तो वो उसको तो जो ऊंच नीच का जो सेस है वो हर जगह है। वो हमारे परिवार में भी और इस सोसाइटी में भी। उस वजह से लोगों को लगता है कि यार ये नहीं ठीक है, हमें ये चीज मिलनी चाहिए थी। और जब तक हम अपने इथोज पैथोज और लोगोज को एक ह्यूमैनिटेरियन आर्टिकल 16 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, सभी को राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जब तक उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है कि हम इसको एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये बिल्कुल ये रेलवे का जो जर्नल कोच होता है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसी सी बात है। उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है और लोग जो एक स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती है तो लोग जो बाहर खड़े हैं वो कोशिश करते हैं कि अंदर घुस जाएं, धक्का मुक्की करते हैं, दरवाजे पे धक्का देते हैं। जो अंदर खड़े लोग हैं वो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, खुलना नहीं चाहिए, और लोग आ गए तो हमें नुकसान होगा। उसमें से 2 4 5 लोग उस धक्का मुक्की में उस डब्बे में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वो अगले स्टेशन पे नए लोगों को आने से रोकने वाले में सबसे आगे खड़े होते हैं। तो ये जो हमारी टेंडेंसी है, ये जो हमारी सोच है, मुझे लगता है इस सोच को बदलने की जरूरत है। जी सर। तो ये एक चीज है। एक और चीज है जो कुलदीप हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आरक्षण में आरक्षण का मसला है, इसमें ना बहुत बार जो एक तर्क ये भी आता है कि जी इसमें तो जो उनको आरक्षण दिया जाएगा वो कम पढ़े लिखे हैं, वो तो नौकरियों में आएंगे नहीं, और इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह का जो नैरेटिव बनाया गया है समाज में, मुझे लगता है इसको भी तोड़ने की जरूरत है, इसको ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि और ये तथ्यों से ब्रेक होता है। बिल्कुल। तो जो सर अगर मान लेते हैं कि हम कोई डीएससी का कैंडिडेट मिला ही नहीं किसी जॉब के लिए, तो उसको एससी से फिल करेंगे। यही हम बताना चाह रहे हैं कि तो इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो 10% डिप्राइव्ड सेक्शन का हिस्सा है और 10% जो एससी ए का हिस्सा है, जो नॉन डिप्राइव्ड का है, तो उसकी अगर पूरे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उस 10% में, तो बाकी 10% में से उसको फिल करेंगे, और इधर से अगर 10% में नहीं मिलेंगे तो वो उधर से फिल करेंगे। तो ये दोनों मतलब अंदर ही अंदर बिल्कुल ये जो धाराएं हैं ये बहती रहेंगी, ऐसा नहीं है रुक जाएगी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो लोग कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं, आप उन समाजों में जाइए। मैं जब ग्राउंड पे था इलेक्शन के टाइम पे, बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर आप उन स्थिति में होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप पहुंचे। आप उनके घर जाके तो देखो उनके घर क्या सुविधाएं हैं। उनके घर जो है ना कि सोने के लिए जगह नहीं है, लाइट नहीं है, उस स्थिति में वो लोग पढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि वो मुख्य धारा में नहीं। ये तो वही बात हो गई जब रेस शुरू करने वाली बात होती है कि यहाँ से आपको यहाँ खड़ा कर देते हैं, आपको यहाँ खड़ा कर देते हैं, रेस शुरू कर देते हैं। भाई आप उसको मौका तो दो यहाँ तक आने का। तो मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है सर। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा कि सारे मुद्दे पे आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो रिजर्वेशन का जो वर्गीकरण आया है, हम इसका स्वागत कर सकते हैं, लेकिन जो बैकलॉग का मामला, उस पे हम सभी यूनाइट होके सरकार पे दबाव डाल सकते हैं कि बहुत सारा बैकलॉग खाली है,
जो भी रिजर्व या जो अलग हम सरकारी नौकरियां देखें, दोनों पार्टियों ने दावा किया था, बीजेपी कांग्रेस ने 2 लाख पद खाली और हम देंगे। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जोर इस पे होना चाहिए, जो 2 लाख पद खाली है हरियाणा में, बिल्कुल उनको ये सरकार भरे। बिल्कुल। अगर सरकारी नौकरियां रहेंगी तभी आरक्षण का फायदा सबको मिलेगा। अगर नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण कितना ही लागू कर दिया जाए, बिल्कुल। उसका कोई फायदा किसी भी युवा को नहीं होने वाला है। तो जितनी भी जो श्रेणियां हैं हमारे समाज में जो आरक्षित है, जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, तो मुझे लगता है कि उन सबको यूनाइट होने की जरूरत है और जो अपने मुद्दे हैं उनको कॉमन करने की जरूरत है। और समाज में जो हमारे अधिकार है एक नागरिक के तौर पे, उन अधिकारों को हासिल करने की जो लड़ाई 1947 में और उससे भी पहले शुरू हुई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें एक जस्ट सोसाइटी, एक बिल्कुल इक्वलिटी पे आधारित सोसाइटी और जो भेदभाव से जो परे है सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी बनाने की जरूरत है। और इस सोसाइटी को बनाने में हर उस इंसान का योगदान रहेगा जो न्यायप्रिय है और जो समाज के जो अपने से जो नीचे जो भाई हैं, जो वर्ग है, उनको हाथ पकड़ के आगे लाने का काम करेगा। आपने इस वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इतनी बेहतरीन बातचीत और आंकड़ों के साथ इस बातचीत रखने के लिए। नमस्कार।